आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो देखो कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा। तो देखो हमें पहले से पता होगा कि फर्स्ट ईयर में पढ़े थे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में हमारा क्या था कि तुम्हारा जो फोर्स होगा, फोर्स कितना था ना, G m1 m2/r²। यहाँ पे तुम्हारा जो फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², जिसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन्स फोर्स बोलते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड ऑल्सो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², जिसको हम इनवर्स स्क्वायर भी बोलते हैं। तो देखो मुझे ये बताओ कि हम पहले से पढ़े थे हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, मेरा जो पहला वीडियो है वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में मैं एक पॉइंट बताया था। वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट ये था कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। तो अगर तुम्हारा चार्ज मास के साथ एसोसिएटेड है तो मतलब जहां पे तुम्हारा चार्ज होगा वहां पे तुम्हारा कंपलसरी मास होगा। तो अगर तुम्हारा कंपलसरी मास हो गया तो ऑब्वियसली उनके अंदर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा और रिपल्सन भी आ जाएगा। सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्लियर? तो मैं जो बोलता हूं कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब जहां पे तुम्हारा चार्ज होगा वहां पे तुम्हारा ऑब्वियसली फोर्स होगा और मास होगा। जहां पे तुम्हारा चार्ज होगा वहां पे तुम्हारा मास होगा। अगर मास आ गया तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म ऐसे ही आएगा। तो यहां पे देखो अगर चार्ज भी आ गया तो चार्ज के दौरान क्या होगा कि जैसे तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आया था वैसे ही तुम्हारा कूलम्ब्स फोर्स आएगा। जैसे तुम्हारा न्यूटन्स फोर्स आया था और ग्रेविटेशनल फोर्स आया था वैसे ही तुम्हारा कूलम्ब्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, क्योंकि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। अगर चार्ज मास के साथ एसोसिएटेड है तो हम लिख सकते हैं कि तुम्हारा ऑब्वियसली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का दो चार्ज के अंदर जो चार्ज का प्रोडक्ट एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ है। यहाँ पे तुम्हारा Q1 होगा, यहाँ पे तुम्हारा Q2 का, इनके अंदर जो डिस्टेंस होगा ये r होगा। वैसे ही तुम्हारा मास भी आया था कि यहाँ पे m1 था, यहाँ पे m2 था, इनके अंदर क्या था, डिस्टेंस r था। तो यहाँ पे ये ऐसे आया था तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी ऐसे आएगा। क्लियर? तो जैसे तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आया था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वैसे ही चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो फोर्स होगा जो कि प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस को मल्टीप्लाई होगा, मतलब सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा एंड आल्सो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो वैसे ही हमारा जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आया था वैसे ही हमारा कूलम्ब्स फोर्स आएगा और फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स आएगा। क्लियर? तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो अभी देखो हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges at rest is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो देखो ये हमारा दो चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है हमारा Q2, इनके अंदर जो डिस्टेंस है हमारा क्या है, R। क्लियर? तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि तुम्हारा जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस
2 point charges and also inverse proportional to distance of the two charges, distance between the two charges, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो देखो हम कैसे लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्ट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी उठने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट क्या होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स। ये हमारा क्या है, कूलम्ब्स फोर्स। क्लियर। तो यहां पे देखो यार, K इज इक्वल टू, K हमारा क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो K का वैल्यू कितना है, K इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे K है, ऐसे लिख दो, K का यूनिट कितना होगा, देखो K इज इक्वल कितना हो जाएगा, F R स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। तो पहले फोर्स है, फिर रेडियस जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2, मतलब ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारा, नीचे हमारा चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो दो चार्ज है तो ऑब्वियसली कूलम स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 इंटू 10 टू द 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का -2। ओके। तो देखो यहाँ पे K का यूनिट ये क्या हो, ये हमारा ऐसा यूनिट इन एयर मीडियम, एयर मीडियम में K का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 टू द 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा यूनिट इन एयर मीडियम। तो इसका हम सीजीएस यूनिट निकालेंगे। तो देखो सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट, तो K का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 टू द 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का -2, और ऐसे लिख सकते हैं कूलम का नीचे कूलम स्क्वायर। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सीजीएस क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द 9, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द 5 डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द 5 डाइन। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे इंटू 10 टू द 5 डाइन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द 2 सेंटीमीटर, 10 टू द 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द 9 स्टैट कूलम और ESU, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द 9 स्टैट कूलम और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का क्या है, स्क्वायर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना होगा कि 9 इंटू 10 टू द 9 इंटू 10 टू द 5 इंटू 10 टू द 4 डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय ESU का स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ESU का स्क्वायर। तो इन केस, तो इन सीजीएस यूनिट K का वैल्यू कितना है, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर और स्टैट कूलम का स्क्वायर। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे। देखो तो ये लोग आप लोग लिख सकते हो, हेडिंग देखो कूलम्ब्स कांस्टेंट, मतलब कूलम्ब कांस्टेंट को हम थोड़ा डिटेल जानेंगे। ओके। तो देखो हमारे पास जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या है कि K इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हिच मतलब इसका वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 टू द 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये जो इसका जो वैल्यू ये है, ये एयर मीडियम है और फ्री स्पेस में, एयर मीडियम और फ्री स्पेस। क्लियर। ये जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10 टू द -12, कि क्या हो जाएगा इसका यूनिट, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर।
तो देखो यहां पे हमें बताना चाहिए कि ये जो हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है एक्चुअली, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट, फिजिकल मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो देखो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम, स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम। तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल के दौरान हम इसको जानेंगे। देखो तो मैंने क्या किया कि मैं एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम को लूंगा, नॉन कंडक्टिंग और नॉन मेटल। देखो यहां पे मैं एक दो चार्ज प्लेट ले लिया, तो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। यहां पे मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम को पुट करूंगा। क्लियर। तो लेट जो पहले इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या था, 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा 10 न्यूटन पर कूलम। तो आफ्टर पुटिंग द नॉन कंडक्टिंग मीडियम और नॉन मेटल्स, यहां पे क्या होगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि हमारा जो मेथड ऑफ चार्जिंग में इंडक्शन इन नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में हमारा क्या होता है, नॉन मेटल में हमारा पोलराइजेशन होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट्स आर पोलराइज्ड, प्रोड्यूस होता है। तो डाइपोल यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, डाइपोल प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा ऐसे नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अंदर तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो ऐसे आएगा, ऑपोजिट आएगा। यहाँ पे जो लेट 10 न्यूटन पर कूलम ऐसे आया था, 10 न्यूटन पर कूलम। फिर तुम्हारा जो बाहर जो अंदर जो आएगा नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक आएगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। तो लेट दिस इज 2 न्यूटन पर कूलम। क्लियर। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नेट क्या होगा, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, वेक्टर को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन वी कैन सब्सट्रैक्ट देम। तो ऑब्वियसली कैसे करेंगे, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन पर कूलम। तो तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग में तुम्हारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, आया है नहीं, क्लियर। तो यहां तक क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अनदर एक करेंगे क्या कि चार्ज प्लेट, एक पॉजिटिव ये एक नेगेटिव। क्लियर। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि एक मीडियम को पुट करेंगे जो कि कंडक्टिंग मीडियम होगा, कंडक्टिंग मीडियम। क्लियर। तो यहां पे जो कंडक्टिंग मीडियम होगा, तो मुझे ये बताओ कंडक्टिंग मीडियम में भी पोलराइजेशन होता है, ऑब्वियसली। मतलब जहां पे तुम्हारा देखो यहाँ पे तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग है, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वहां पे पोलराइजेशन होता है। बट यह तो कंडक्टिंग मीडियम है ना, यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर बहुत सारे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ पे पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा। जहां पे तुम्हारा पोलराइजेशन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे क्या होगा, पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा। ये हमारा न्यूट्रल था, नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या है तुम्हारा, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल तुम्हारा न्यूट्रल था, ऑलरेडी मैं इंडक्शन इन नॉन मेटल पढ़ा चुका हूं, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो नॉन मेटल तुम्हारा न्यूट्रल था। क्लियर। मतलब यहां पे तुम्हारा पोलराइजेशन होता है, तो ऑब्वियसली ये तो है कि मेटल है ना, कंडक्टिंग मीडियम है ना, तो कंडक्टिंग मीडियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पोलराइजेशन। तो अगर तुम्हारा मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा तो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब यहाँ पे जितने नंबर चार्जेस होंगे परफेक्टली उतने नंबर ऑफ चार्जेस ऑपोजिटली यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, जो कि इसको कैंसिल कर देंगे ऐसे। क्लियर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि जहां पे तुम्हारा पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा वहां पे तुम्हारा परमिटिविटी ज्यादा हो जाएगा। जहां पे तुम्हारा देखो परमिटिविटी का क्या बोल रहा है
कि परमिटिविटी का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम। अगर स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियसली परमिटिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो परमिटिविटी ज्यादा हो गया मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने नहीं देगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि इफ पोलराइजेशन इज मैक्सिमम देन परमिटिविटी ऑल्सो मैक्सिमम। अगर पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा तो भी परमिटिविटी हमारा मैक्सिमम होगा। अगर परमिटिविटी हमारा मैक्सिमम हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने नहीं देगा। तो इसलिए हमारा इन केस ऑफ मेटल्स तुम्हारा जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो नहीं होता है। मतलब ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और नॉन मेटल और नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, बट इन केस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम और इन केस ऑफ मेटल तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन मैक्सिमम होता है। अगर पोलराइजेशन मैक्सिमम हो गया तो ऑब्वियसली परमिटिविटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर परमिटिविटी मैक्सिमम हो गया तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने नहीं देगा। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पोलराइजेशन मैक्सिमम, तो इन केस ऑफ metal there is maximum polarization. So permittivity is maximum, hence inside the metal no electric field pass. Inside metal there is no electric field, no electric field passes. क्लियर? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है। ओके, तो हमें यहां पे पता चला कि हमारा जो फिजिकल मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हमें ये बोलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द सेल्फ पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम। मतलब एक मीडियम होगा जहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करेगा और तुम्हारा जो फील्ड होगा उसको परमिट करेगा। कौन सा मीडियम है? मतलब हमें यहां से पता चला कि हमारा जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, हेंस इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स कांस्टेंट, जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो देखो यहां पे हमें पता चल गया कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, बट इन केस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम और मेटल में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। क्योंकि जीरो आता है क्या? किस लिए? कि यहाँ पे पोलराइजेशन मैक्सिमम होता है। अगर पोलराइजेशन मैक्सिमम हो गया तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होगा? परमिटिविटी आल्सो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर परमिटिविटी मैक्सिमम हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कम कर देगा। क्लियर? सो देखो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि कूलम्ब्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मीडियम और नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। ओके, तो हमारा जो नेचर ऑफ द मीडियम में तुम्हारा फोर्स कितना हो जाएगा? Fm is equal to 1 by 4 pi epsilon m q1 q2 by r square. Fm is equal to 1 by 4 pi epsilon m q1 q2 by r square. Clear? ये in any medium, in any medium. तो यहां पे तुम्हारा एप्सिलॉन m क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एनी मीडियम। तो अगर मैं इन एयर मीडियम लिखूंगा, इन एयर मीडियम क्या होगा
कि एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इन एयर मीडियम, ये एयर में क्लियर। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इन एयर मीडियम। तो अगर मैं इनका रिलेटिव टर्म निकालूंगा, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो हम रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं कि जब हम किसको कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन हम कहां पे करते हैं, तो हम जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो भी हम करते हैं वो पहले हम कहां पे करते हैं, पहले हम एयर मीडियम में करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एयर मीडियम में करते हैं, फिर बाद में उसको टेस्ट करते हैं कि अगर एयर मीडियम में हमारा इतना हुआ, फिर और भी मैं अगर कुछ मीडियम को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम इसको कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो देखो कि ये जो तुम्हारा जो इक्वेशन आया कि क्या करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे इसको क्या कि एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम। तो एफ नॉट बाई एफ एम कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4πε0m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा 4π आर स्क्वायर 4π आर स्क्वायर। तो ये यहां पे क्या आया एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, जिसको हम बोलते हैं क्या एप्सिलॉन आर। ये हमारा क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। कैसे, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और के स्मॉल के, जिसको हम बोलते हैं क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर। बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहां पे होता है, हमारा नॉन मेटल में होता है, इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, क्लियर। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पे तुम्हारा जो डेफिनेशन आएगा क्या कि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और फोर्स ऑफ द कूलम्ब्स फोर्स इन एयर मीडियम टू द कूलम्ब्स फोर्स इन एनी मीडियम। अब इसको ऐसे भी डेफिनेशन इसको आप लोग खुद से लिख सकते हैं। So this is all about your Coulomb's law and Coulomb's constant.